अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ाद डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा जिस पर तज्ज़ियाकार जो है वो अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं और ख़ासकर भारत में इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इसी तनाज़ुर में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसराइल और भारत का भी कोई मुआहिदा हो और फिर भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुहिम जोई करे, इसी का पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जनाब पाकिस्तानी स्ट्रेटजी जो है वो दुबई की पिच को रास नहीं आई, इस पर भी बात कर लेंगे। और अमरीकी अखबार के मुताबिक बगराम एयरबेस जो है वापस ना किया गया तो संगीन नताइज होंगे। तो इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे रीजन पर, पाकिस्तान पर ओवरऑल, और इन तमाम इंसाइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं क्या हो रहा है, कैसा जा रहा है वीकेंड? वीकेंड तो अच्छा गुजरा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली बड़ी डेवलपमेंट्स रही। क्रिकेट ने बिल्कुल बड़ा मायूस किया हम लोगों को। तो मैं तो इसीलिए क्रिकेट देखती ही नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जहाँ जहाँ आप थोड़े से सेंटिमेंटल हो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ऐसे अच्छा क्रिकेट का मैदान सा ना इस दफ़ा ऐसा लग रहा था कि वो क्रिकेट का मैदान नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ। अब जो भी हुआ, पहले उन्होंने जो है हैंडशेक नहीं किया, इस बार हमारी दफ़ा कुछ तैयारे गिराने के गेस्चर्स दिखा दिए गए, तो ऐसा लग रहा था खेल नहीं हो रहा था। वैसे हमारी टीम ने हमें मायूस किया है। नहीं, देखिए मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा लोगों को तो नागवार गुजरेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हमारी टीम कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर सकती ना, तो फिर शायद हमें क्रिकेट की टीम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और अगर नहीं तो फिर आपको ऐसा स्पोर्ट्स खेलना ही चाहिए। मैं उसमें हिटलर की मिसाल ज़रूर देती हूँ कि उनकी टीम क्रिकेट खेलती रही बड़े अरसे तक, और फिर जब उनको रियलाइज़ हुआ कि टेस्ट मैच के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, बड़ा मशहूर वाक़या ये मेरा ख्याल है, तो हिटलर ने पूरी टीम को ख़त्म कर दिया था दुनिया से ही ख़त्म कर दिया था। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि इतना एक ऐसा खेल जिसके साथ हम इमोशनली अटैच्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जहाँ डिलीवर करना होता है वहाँ डिलीवर नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जहाँ जेस्चर्स की बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान ने इस मरतबा क्रिकेट के ऊपर जो स्टांस लिया, मेरा ख्याल ये है कि इसमें बहुत हिस्सा, बहुत हाथ हमारी हुकूमत का भी है, मोहसिन नकवी साहब का भी है। जितनी हार्ड फुटिंग उन्होंने रखी, मेरा ख्याल है इससे पहले के पीसीबी चेयरमैन ने नहीं रखी, जो कि रखनी चाहिए थी। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस चीज़ को ना सिर्फ माना, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अपॉलॉजी भी की जाएगी। लेकिन आपने एथिकली तो उनको मनवा लिया अपनी चीज़ों को, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के ऊपर मेरा ख्याल ये है कि हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी फिटनेस के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल ये कि ये वो चीज़ है जिसको हम लैक कर रहे हैं इस वक्त। चलें जी, इसकी हॉप की जा सकती है। अमरीकी अखबार के मुताबिक बगराम एयरबेस वापस ना दी गई तो संगीन नताइज होंगे। आप क्या कहती हैं इस पर? वैसे वहां से भी आ गया है कि 20 साल और भी हम लड़ सकते हैं। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? अच्छा, इसमें अब 2-3 एंगल्स हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हम जब कुछ अर्से पहले के स्टेटमेंट्स देखें, जब बगराम एयर बेस की बात हो रही थी तो उस वक्त अफगानिस्तान में खामोशी नज़र आती थी। लेकिन हमने देखा कि जब CPAC-2 की बात हुई और उसके बाद चाइना जो है उसका 2-3 मीटिंग्स हुई अफगानिस्तान के साथ, उसमें पाकिस्तान भी शरीक था, तो फिर शायद उनका जहन बनाया गया, क्योंकि एक ही वक्त में एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती कि चाइना भी हो और अमेरिका भी हो। अच्छा, अब पहली बात ये कि बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस क्यों चाहिए? जब वहाँ से अमेरिकी फौज जो बाइडेन साहब के दौर में गई थी तो वो अपनी कश्तियाँ जला के गए थे, वो अपना सब कुछ छोड़ के गए थे। अगर वो अब इस वक्त यहाँ बेस चाहते हैं इस रीजन में, तो उसकी क्या वजह है कि उनके पास इस रीजन में कोई ऐसा अड्डा मौजूद हो जहाँ से वो बाकी सारे मुल्कों को कंट्रोल कर सकें या मॉनिटर कर सकें। उसके लिए अफगानिस्तान इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो उसको ऑपरेशनल भी रखा हुआ था। अब अफगानिस्तान के ऊपर ये मुनस्सिर है कि अफगानिस्तान उनको वो बेस देता है या नहीं देता, क्योंकि अब हर महीने एक बड़ा अमाउंट एड की सूरत में अमेरिका अफगानिस्तान को देता है। अगर वो एड रोक दी जाती तो फिर अफगानिस्तान अपने आप को फाइनेंशियली चलाने की पोजीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से इलीगल कारोबारों की वजह से तालिबान को बहुत सारी जगहों के ऊपर रेड मार्क किया हुआ था। इसलिए उनको एड की सूरत में हर महीने पैसे दिए जाते हैं और उससे वो रोजमर्रा के उमूर चलाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अफगानिस्तान के लिए अगला अल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर चाइना की भी महकमा खारजा ने इसकी वो कर दिया। हाँ, लेकिन अब देखना होगा कि अगर चाइना के साथ CPAC-2, देखिए CPAC-2 जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर वो उसमें पढ़ते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म तो अफगानिस्तान तरक्की कर सकता है, लेकिन अगर बगराम एयर बेस अमेरिका के पास चलेगी तो हम इसमें कोई बईद नहीं है कि वो अमेरिका हो या कोई भी और कंट्री है वो वहाँ से उसके लिए ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए अफगानिस्तान को ये फैसला बड़ा सोच समझ कर करना होगा। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त रीजन की जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले की जाए।
بالکل. اچھا سنا، ان دی اینڈ میں آپ سے بس یہ جاننا چاہوں گی کہ KPK میں یعنی پاکستان میں جو اس وقت فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے وہ ایک پولیٹیسائز بھی ہو رہا ہے، اس کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ وادی تیرہ والا معاملہ بھی اس وقت بہت ہاٹ ایشو ہے اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نیکسس سامنے آ رہا ہے جس میں کچھ حکومت کے MPs بھی ملوث ہیں، مطلب یہ کرمنل پولیٹیشنز اینڈ پھر طالبان، ان سب کا ایک نیکسس ہے جو یہ کر رہا ہے اور پھر ان دی اینڈ وہ ذمہ داری سیکورٹی فورسز پہ ڈال دی جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے یا اس سے کچھ ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں وادی تیرہ کی تو میرا خیال ہے اس ایشو کو بڑا پولیٹیسائز بھی کر کے کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میرا خیال یہ کہ اس میں اتنا مواد اب سامنے آ رہا ہے کہ اس کے اوپر ہم دیکھیں اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، لوگ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک اوور آل بات ضرور کہوں گی کہ دیکھیں ٹیررزم ایک ایسا چیلنج ہے جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا میں گنڈا پور صاحب کے اوپر بہت پریشر ہے اور وہ پریشر یہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر آپریشنز کیے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے، اور وہ پریشر اس لیے بھی ہے کیونکہ وہاں پر آلریڈی بہت عرصے سے ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ مختلف ہڈن سورسز کی صورت میں موجود تھے. پھر اس میں کوئی لوگوں کو یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا رائے تھی، وہ آج تک اس بات پر قائم ہے کہ ٹیررسٹ گروپوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن اس میں وہ توجہ یہ دیتے ہیں کہ جی بات چیت اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ ٹیررسٹ ہمارے بیچ میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے ان سے بات چیت کریں. لیکن اگر وہ ٹیررسٹ ایسی شرطیں رکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے باجوڑ میں بڑی میٹنگز کی گئی، وہاں مساجد میں بیٹھ کے بڑی وہاں کے جو لوکل جرگہ تھا انہوں نے دہشت گردوں سے بات چیت کی. نتیجہ یہ نکلا کہ دہشت گرد ان کی باتوں سے کنونس نہیں ہو سکے اور جو شرائط انہوں نے رکھی وہ ہماری سیکورٹی فورسز اور حکومت کے لیے قابل قبول نہیں تھی. ایونچولی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی باجوڑ میں بھی آپریشن کرنا پڑے گا. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ جو افغانستان کے بارے میں KP گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جی آپ ہمیں وہاں جا کر بات کرنے دیں، تو کوئی بھی صوبہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اسٹیٹ کو بائی پاس کر کے بات چیت کرنے کے لیے جائے. اس کے لیے اسٹیٹ ہی جائے گی. محمد صادق صاحب ہیں پرابلی شاید وہ وزٹ کر بھی چکے ہیں یا کرنے والے ہیں افغانستان کا. انہوں نے ایک ان آفیشیل وزٹ ابھی دبئی یا دوحہ کا بھی کیا ہے، وہاں پر بھی ان کی کچھ سیکورٹی کے حوالے سے میٹنگز ہوئی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اگر افغانستان میں جاتے ہیں اسی میٹنگ کی پروسیڈنگ میں تو وہ کیا ایجنڈا لے کے جاتے ہیں. وہ بڑے سیکورٹی کے حوالے سے اور پرائم منسٹر کے بڑے خاص آدمی ہیں جو کہ افغانستان کے اوپر خاص طور پر کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک افغانستان کے لیے بھی یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ان کا جو گراؤنڈ ہے، ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن اس میں جو کچھ بھی کہہ لیں میرا خیال یہ ہے کہ KP کی گورنمنٹ کو اس حوالے سے کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن ٹیررزم کو جو آپریشنز کی مد میں اگر میں کہوں تو جو بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں وہ اس وقت لوگ نہیں بن رہے، وہ خود KPK کی حکومت بن رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.